हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहनवाज बीपीएससी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड की क्लास 10th में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए समय बर्बाद ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और जैसा कि आपको पता होगा, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हम लोग एग्ज़ाम स्पेशल के लिए क्लास 10th का साइंस के लिए स्पेशली 10 डेज़ का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आज इसका वैसे वीडियो मतलब डे 2 है, लेकिन ये 3 वीडियो आ चुका है। ठीक है, आज हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहले 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप देख ले जा करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन देख रहे थे ऑब्जेक्टिव वाइज। तो जो प्रकाश इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर कर लिया है, उसका ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम विद्युत धारा को कवर करेंगे, उसके साथ ही ऊर्जा के स्रोत को कवर करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी को कवर कर लेंगे, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ये तीनों चैप्टर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सा चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने वीडियो फर्स्ट डाल रखी है इसी चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप जाके इस पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा को कवर करेंगे, फिर ऊर्जा के स्रोत ऑब्जेक्टिव वाइज। आइए समय को बिना गवाए हुए विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। ये रहा विद्युत चैप्टर। ठीक है, आप में हो सकता है यहाँ पे चैप्टर नंबर पे फोकस नहीं करना है, लेकिन ये चैप्टर आपकी बुक में जरूर होगा, इसलिए आइए शुरू करते हैं। एक अच्छा खासा चैप्टर है, 2025 में 10 नंबर, लेकिन 2024 में देखिए आप 10 ठो सब्जेक्टिव मतलब 10 ठो ऑब्जेक्टिव पूछ के रखा है, 2 शॉर्ट पूछ के रखा है, 3 लॉन्ग पूछ के रखा है। आप कैलकुलेशन करिएगा तो 15 4 19 और 10 29 नंबर, यानी लगभग 32 नंबर। इतना तो फिजिक्स भी नहीं आता है, क्योंकि डबल पोर्शन बनाना है, इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर दृष्टिकोण से, और लंबा काफी चैप्टर है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन विद्युत धारा का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी जब किसी तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में ना तो धन आयन का चिन्ह रहता है, ना तो ऋण आयन का चिन्ह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, अथवा परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डिस्क या तो डायरेक्ट करंट प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान, ये बहुत आसान नंबरिकल है, 2 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, अगला देखिए कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। 1 कूलम क्या है, इसका भी सवाल पूछता है, टेंशन मत लीजिए, इसी चैनल पर फिर सब्जेक्टिव वाइज भी सीरीज आएगा, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर का कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी पैरेलल वाइज नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का सही मात्रक है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पेयर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पेयर, ये तो पता है कि 1 माइक्रो एम्पेयर का विद्युत में कौन सा है, तो मतलब विद्युत धारा तो ये होगा 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना होता है, और 1 माइक्रो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश और धारा अलग अलग चीज है भाई। ठीक है, इसलिए विद्युत आवेश के एक प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों में से चालक है, तो चालक अभ्रक है, कांच है, एल्युमिनियम, यानी किससे आप विद्युत का फ्लो आसानी से करवा सकते हैं? तो एल्युमिनियम के थ्रू करवाया जा सकता है। ठीक है, आप टेंट वगैरह का अगर तार देखे होंगे तो वो एल्युमिनियम का होता है। अगला देखते हैं कि धात्विक चालकता से पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है, यानी धात्विक चालकता के अंदर जो है पदार्थ का जो गति है वो किस कण के पर आश्रित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पहला ही क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि फिर यहाँ से क्वेश्चन 2 शुरू हो गया, क्योंकि ये जिस क्वेश्चन बैंक हम यूज कर रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 है विद्युत विभव और विभवांतर, जो कि सब आपको इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के अंदर या विद्युत के अंदर आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब इसका क्वेश्चन 1 देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो बोर्ड बार बार रिटर्न कर रही है। ठीक है,
विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? अथवा में इसको किस तरह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, ठीक है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 जूल प्रति कूलम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, यानी 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 J/C, ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। जिस तरह धारा को एमीटर बोलते हैं, इस तरह अब विभवांतर को बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0V और 1V के बीच का 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक पूछ रहा है, यानी कि ज्यादातर ये 0.05 के वोल्ट के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी में, सीरीज में, तो इसको जोड़ा जाएगा पैरेलल में, यानी कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम बटे वोल्ट होता है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी देखो लिखे हैं J/C इज इक्वल टू क्या होगा 1V, तो 1V यही तो यहाँ पर ये सत्य हुआ है कि जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट होता है। ये मनी इसका मतलब कि जूल जो बराबर होगा कूलम को निकालेंगे तो अगर J जैसे V बराबर होता है यहाँ पे, इसी को इक्वेशन सोल्व करते हैं। देखो V बराबर J/C है, इन द सेंस अगर J को हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? J को अगर हमको निकालना है तो जाहिर सी बात है C/V करना पड़ेगा, इधर से इसको निकाल लेंगे, J इधर भागा में इधर गुना में आएगा तो J बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तुमको इधर देखने को मिलेगा तुमको C/V। तो यही तो यहाँ पूछ रहा है कि J क्या होता है, अगर J का मान निकालेंगे तो C/V यानी कूलम बटे वोल्ट, तो यही हिंदी में लिख दिया है कि जूल बराबर कूलम भागा वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 विभवांतर वोल्ट के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल कार्य करना पड़ेगा, आसान है ये। उसके बाद वोल्ट V का मान क्या होता है? तो J/C, जो बार बार ऊपर में लिख रहे हैं कि J/C, ठीक है। अगला है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको क्या बोलते हैं? तो सेल का विद्युत वाहक बल ही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर के स्केल में 0 तथा 2.A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक क्या है? तो इसका अल्पमांक 0.1A होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्टा V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोध और वोल्टा V2 पर मतलब ये तो ये आपको क्वेश्चन मतलब इक्वेशन है, या तो कह सकते हैं आपकी फॉर्मूला है कि V1 बटे P1 और V2 बटे P2 होगा, ठीक है। दोनों का सबका स्क्वायर होगा, V2 1 का स्क्वायर भी होता है, V2 2 का स्क्वायर भी होगा, यानी V1 बटे P1 होगा प्लस में V2 बटे P2 होगा, तो ये आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम आवेश गुजारने पर क्या कार्य करना पड़ेगा? तो 1.5 जूल कम से कम आपको कार्य करना पड़ेगा। 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? तो 0.3। ये क्वेश्चन हमको लगता है इस बार आप 2025 में आया था, और ज्यादातर क्वेश्चन है कि 26 में आपको देखने को ये भी मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट के मतलब जो मॉडल पेपर होता है उसमें भी बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.20 मतलब 0.23, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद हमको तोड़ के पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई भी मान या दिशा फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब ये भी टॉपिक खत्म हो गया, तो इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में चलते हैं जो कि विद्युत परिपथ आरेख है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन 2018 पूछा गया, तो आप इस चैप्टर के इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहता तो जरूर बता देते, ठीक है। सब्जेक्टिव के समय सब्जेक्टिव वाले सीरीज में इसको देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है ओम का नियम का, उस ओम का नियम को टॉपिक से भी काफी सवाल देखने को मिलेगा आपको। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, अथवा क्या अथवा इसी को और किस तरह पूछा जा सकता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, मिक्स करके पूछ रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होगा किसी कुंडली का, उसके लिए सूत्र क्या है? तो R बराबर V बटा I, क्योंकि V बराबर IR होता है। ये जो ओम का नियम है वो V बराबर IR होता है, इसी का अगर R रेजिस्टेंस निकालिएगा तो जाहिर सी बात है V बटा I होगा। R को इधर ही रखिए ना, R को इधर ही रखिए, और इधर जो V है इसको I को उधर भेज दीजिए, R बराबर V बटा I, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं कि किसी चालक के छेरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित है तो धारा I के बीच संबंध होगा। तो R बराबर V बटा I जो वहां पे निकला है, अभी रेजिस्टेंस से संबंधित पूछ रहा है। R प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोधक से होकर गुजरता है, से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच की किसी युक्ति का संबंध होता है V बराबर IR। वही बार बार क्वेश्चन R से संबंध पूछ रहा है, R बराबर VI होता है या V बराबर IR होता है। 3 को क्वेश्चन पूछा है, तीनों एकदम सेम टू सेम, खाली पूछने का तरीका अलग है। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR सत्य है, क्योंकि इस यही तो ओम का नियम है। अगला है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिणाम में वृद्धि करना है, ठीक है। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR है, तो आगे आपको शुरू में ही बता दिया था, इस टॉपिक के शुरू में ही। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम
ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा देगा? तो जाहिर सी बात है 0.18 देगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कर लीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बार बार एम्पेयर बराबर वोल्ट भागा ओम, उसी तरह जिस तरह आपको समझाएं, एम्पेयर बराबर होता है वोल्ट को अगर वोल्ट में अगर ओम से भागा दीजिएगा तो आपको एम्पेयर मिलेगा। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता को मापने का जो मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर है, और प्रतिरोध को मापने का मात्रक ओम है। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग चीज होता है। ठीक है, अगला इसी टॉपिक का फिर जिस तरह आप तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। अगला टॉपिक तो यहाँ पर है। ठीक है, अगला टॉपिक इसी सब ये विद्युत चैप्टर का कंफ्यूज ना हो कि इतना इतना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इतना इतना ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए तो हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज में इसको करवा रहे हैं। इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो वहीं पर अंतिम क्वेश्चन तो यही था। इधर देखिए ये वाला अंतिम क्वेश्चन तो यही है, ओम मीटर। तो यही क्वेश्चन यहाँ फिर से एक बार रिपीट हुआ है। क्या प्रतिरोधक का मात्रक? ओम मीटर। अब प्रतिरोध का सही मात्रक होता है तो ओम, अभी बताएं कि प्रतिरोध सही मात्रक होगा ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नॉर्मल सा बात है। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव में एक बार एगो लेक्चर आएगा, उससे आप देख के समझ सकते हैं, इसी चैनल पे आने वाला है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुकृष्ट काट क्षेत्र पर, चालक के तापमान, इन तीनों पे करता है। ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत धारा से क्या होगा? विद्युत धारा पे कभी भी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करेगा। जितना कम पाएंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध कर सकता है कि उनका अगर क्षेत्रफल छोटा हो तब विरोध हो सकता है, लंबाई ज्यादा हो तब ज्यादा विरोध करना पड़ेगा, चालक में तापमान ज्यादा हो तब ज्यादा विरोध करना पड़ेगा। लेकिन चालक में कितना धारा बह रहा है इससे उस पर कोई मतलब, जितना धारा बहेगा सिर्फ उसका रुकाव नहीं होना चाहिए, रोकने पर यानी कितना कम धारा बहेगा उससे आपको क्या मतलब, सिर्फ रुकना नहीं चाहिए। और अगर जो रुकता है यानी विद्युत धारा का अगर विरोध हो रहा है, अपने आप से बहने नहीं दिया जा रहा, वही गुण को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध उन्हीं पर निर्भर करेगा जो उसको रोकेगा। तो कभी भी धारा की मात्रा धारा को कैसे रोकेगी? तो इसलिए चालक का प्रतिरोध धारा में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये सब जो ऊपर है, ऊपर जो बताया गया था आपको कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी वाले पोर्शन पर ये निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक है। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओम मीटर है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो हमको लगता है कि पासानुक्रम में जोड़ना चाहिए। पास या इन दिस मीन्स की सीरीज, या मतलब आपको कह सकते हैं कि इसको, इसी का एक और नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम या पासानुक्रम एक ही को बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ें या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, ताकि प्रतिरोधकों का मान बढ़े, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इस तरह जुड़ता जाएगा प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा अपने आप। और समांतर में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो देखिए, समांतर का जो फॉर्मूला होता है ना, समांतर का 1/R1 होगा, ये बटे में चल जाएगा। तो जब किसी से किसी को भाग देंगे तो ये अपने आप ही कम जाएगा। इसलिए हम लोग को किस में जोड़ना चाहिए? तो हमेशा जोड़ना चाहिए पासानुक्रम या तो श्रेणी क्रम, इसी का नाम श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है, मतलब किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है ज्यादा। अगर विद्युत रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंसिविटी, या कह सकते हैं कि प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा, प्रतिरोधकता का गुण ज्यादा आ जाएगा, तो वो क्या होगा? उसमें प्रभाव दिखाएगा, उसमें यानी ऊष्मा को हीट शो कर, ज्यादा हीट होगा तो क्या फ्यूज ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फ्यूज उड़ जाएगा, और क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं किस चालक की प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है। तो बार बार क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, समझ रहे हैं, इसलिए बार बार समझ रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ओम मीटर होगा, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि जितना लंबाई बढ़ेगा करंट को उतना ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा, जितना ज्यादा करंट का फ्लो करना पड़ेगा उतना ज्यादा उसको रुकावट फेस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा रुकावट फेस करना पड़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। 20 क्या है, 20 टेम्परेचर सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक अगर इसमें होगा तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है इसमें एक लास्ट मतलब टॉपिक बचा है 12.6 का, जो कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध है। इन दिस मींस वही पैरेलल और सीरीज वाला बात चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी मतलब अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद इस टॉपिक में मतलब एक टॉपिक और इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि चैप्टर आप लोगों को लगेगा कि काफी लंबा है, तो टेंशन नहीं लेना है, जल्दी जल्दी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। लंबा है इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा मात्रा में आता है यहाँ से। ठीक है, अगला इसी मतलब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, इस समांतर यानी कि अगर हम मान घटा देंगे 1/R1 को, अगर सिस्टम 1/2 1/3 कम, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा घटता चला जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं। इसलिए अगर हम मान कम करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान मतलब कुल प्रतिरोधक का मान बढ़ जाएगा। ठीक है,
ई कहने का मतलब इसी तरह है कि नमरेटर को डिनोमिनेटर से कम से भाग दीजिएगा तो ज्यादा आएगा, यानी कि किसी भी बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग दीजिए तो ज्यादा मान मिलेगा। उसी तरह कहने का मतलब जितना कम भाग देंगे, जितना कम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, उस जितना कम मतलब भाग को जोड़ेंगे, प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, उतना कम तुल्य प्रतिरोध आएगा भाग देने पर, इसलिए उसका मान प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का कम मान होगा, तो विद्युत वाहक बल से कम होगा। ठीक है, जब किसी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान होती रहती है। विद्युत धारा समान रहता है, विभवांतर अलग अलग रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध मान होगा प्रत्येक प्रतिरोधकों से, मतलब प्रत्येक प्रतिरोधक से कम होगा, क्योंकि भाग दे रहा है, जाहिर सी बात है। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, अगर हटाने से बढ़ जा रहा है, इन दिस मीन्स कि वो भाग में हो रहा है, तभी तो कम भाग देंगे, इसलिए कम बार, मतलब कम बार उसका टुकड़ा करना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा एक बड़ा टुकड़ा बचा है, इसलिए कम बार भाग दे रहे हैं, इसलिए बच जा रहा है। तो जब बच रहा है, हटाने पर बचेगा तो समांतर क्रम। और सीरीज का तो सिंपल फंडा है कि आर बराबर रहेगा R1 R2 R2, यानी इसमें जोड़ने पर बढ़ता जाएगा, घटाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यानी जब भाग दीजिएगा तो घटाने पर बढ़ेगा, इन दिस की वो है पैरेलल, पैरेलल या तो समांतर क्रम, और जोड़ने पर सीधा बढ़ते जा रहा है तो सीरीज या पासार या श्रेणी क्रम, उसी का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसका अंतिम टॉपिक देखते हैं 12.7 का। ठीक है, इसी चैप्टर, यानी ये सब जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है 12.11 2 3 4 5 6, ये सब विद्युत के अंदर ही आएगा। अलग अलग टॉपिक जो क्वेश्चन बैंक हम यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज करके चीजों को समराइज करके दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किस टॉपिक किस चैप्टर के किस टॉपिक को भी छोड़ना है अगर नहीं पढ़ पाए तो। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु निम्नलिखित में किस द्रव का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इनमें से सभी, ये तीनों फॉर्मूला जो है विद्युत शक्ति के लिए मतलब क्या बोलते हैं कि एप्लीकेबल है। ठीक है, तीनों हो सकता है। किलोवाट घंटा का क्या मात्रक होता है, ऊर्जा का। ठीक है, KWH जो है इसी का है। विद्युत फ्यूज का विद्युत धारा किस, जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत, हम अभी बोले ना कि अगर उष्मीय प्रभाव बढ़ जाएगा तो विद्युत फ्यूज ब्लास्ट कर जाएगा। यही इसी चीज को क्वेश्चन बना के पूछा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है उष्मीय प्रभाव पर ज्यादा करता है। अगर ज्यादा उष्मा होगा तो विद्युत फ्यूज जो है उड़ जाएगी। ठीक है, और फ्यूज रक्षा करती है पूरी बिजली घर की, फ्यूज उड़ेगा बेसिक, और कुछ सिस्टम नुकसान को नहीं होगा। ठीक है, 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हुआ है। अगला, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 3.6 न्यूटन पावर 6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, यानी जो हीटर का जो तार होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो नाइक्रोम से बना होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत हीटर के तार में कुंडली की बनी होती है, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नाइक्रोम। किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा में उष्मा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वाट 200 वाट के एक बल्ब आड़े 100 विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो 25 बटा 121 समथिंग ए होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमरे में, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा वैसे भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती नहीं है। ठीक है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो बार बार भाई 0. मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 0.24 है नहीं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 0.24 ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग को टिक करना है 0.24, क्योंकि आप पिछले ही क्वेश्चन में, ज्यादा पीछे ना आकर आप यहीं अगर देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो आप अभी किए हैं, 1 मिनट देखने दीजिए हमको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 जूल का मान होता है यहाँ पर 0.24 है, और यही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 1 जूल का जो मान है वो कितना है, 0.3, क्योंकि 24 नहीं, इसलिए ऐसा ही यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति, जो कि विद्युत चैप्टर का ही है। ठीक है, ये भी आसान आसान टॉपिक है। ये निम्नलिखित में, 1 मिनट साफ से दिख नहीं रहे शायद, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो IR² निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ठीक है, 100 वाट और 200 वाट क्या है, ये सब क्वेश्चन स्किप करना। ज्यादातर चाहिएगा कि आप न्यूमेरिकल को ना छेड़ें, इसके बिना छेड़े आप क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एमीटर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो 110 ओम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट था। हालांकि विद्युत
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा का जो बिकता है, जो हम लोग के घर में बिजली बिल उठती है, यूनिट के हिसाब से उठती है, ठीक है। इसलिए इसका व्यापारिक मात्रक या व्यापार के दृष्टिकोण से जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है यूनिट है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर होता है? तो J/S। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किस विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक 200 अनुमातांक, ये क्या लिखा है? अनुमतांक यानी इन दस मीन्स की रेशियो, ठीक है। 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित या प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उत्पन्न उपयुक्त शक्ति होती है तो 50 वाट होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। निम्न में कौन सा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो यूनिट है। रिपीटेड क्वेश्चन था। इस प्रकार हमने ये मतलब ये विद्युत वाला जो, 1 मिनट रुकिए। इस प्रकार ये जो हमने है ना, ये जो विद्युत वाला जो पोर्शन था, ये विद्युत धारा वाला पोर्शन, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से इसको देख चुके हैं। अब हम लोग को बचा है ऊर्जा का स्रोत। इसको भी जल्दी जल्दी देखकर खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये रहा ऊर्जा का स्रोत। अब इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। रुकिए, पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ज्यादा धुआं हुआ नहीं करता है। निम्न में कौन सा उत्तम ऊर्जा निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ठीक है, निम्न में से अच्छा उत्तम ऊर्जा कौन सा स्रोत है? बायोमास, या तो इसी को बोलते हैं बायोगैस, जो कि प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? मतलब ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुण हो। कौन सा गुण हो? तो जो सुलभ हो, आसानी से उपलब्ध हो, कम धुआं हो, जिसका भंडारण ज्यादा हो, यही सब है। यानी इनमें से सभी। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो क्या सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी यार, इनमें से सभी जो है कि कोई भी प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है। अब इस चैप्टर का भी, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है। तो अगला टॉपिक देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, सब तो है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन विद्युत क्षेत्र में जो है, या पवन विद्युत जनित्र में कम से कम, जो वो आपको नहीं दिखता बड़ा बड़ा फिल्म में आप देखे होंगे कि विंड वाइन जो, या विंड जो बड़े बड़ा पंखा, यानी बड़ा बड़ा पंखा वाला जो रहता है, बड़ा बड़ा पंखी वाला पंखा जो रहता है, वो सब विंड ऊर्जा, या तो कह सकते हैं कि आप, हाँ, जो पवन ऊर्जा को, पवन ऊर्जा वाले फैक्ट्री वगैरह सब होता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा है, सूर्य है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम नहीं है, क्योंकि बाकी बायोगैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब तो है। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो स्थिर ऊर्जा को जल ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वो भी किस तरह? तो हम लोग इसको जब डैम के थ्रू से, यानी ऊंचाई स्थिति से टरबाइन की मदद से आप इसको, जल को हम स्थितिज ऊर्जा में, यानी विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके उपयोग करता है, ठीक है। अब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला है, ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन, क्योंकि उस समय सूर्य नहीं निकलता है। डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहन, इनमें से सभी में होता है, भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में होता है, ठीक है। क्योंकि टरबाइन को घुमाने के लिए कम से कम तो चाहिए ना डीजल वगैरह सब। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम भी है और गैस भी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला तो है ही है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं, ठीक है। उत्तम ईंधन वही है जो कम खर्चीला हो, आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण सीमित मात्रा से ज्यादा हो, मतलब बार बार उसका उपयोग संभव हो। सौर ऊर्जा में अगला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, तो इसे सौर सेल कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, यानी जिसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते? पेट्रोलियम, ठीक है। ये कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा या बायोमास, जिसका बार बार उपयोग संभव है, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय, क्योंकि इसका उपयोग बार बार हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 16 नंबर का ए, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है, जो कि गोबर को हम जैसे बोल सकते हैं बायोगैस, यानी गोबर गैस भी इसको बोलते हैं, तो CH4 गोबर को ही बोलते हैं। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो सूर्य, ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, और प्राकृतिक स्रोत भी है।
अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है काल्पनिक अथवा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? यही सब याद रखना, उत्तर प्रदेश। ये सब क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। एगो कलपक्कम करके आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल बना होता है? तो हम इस बार का वहीं पिछले क्वेश्चन में बताया सिलिकॉन का बना होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। ड्राई सेल का उपयोग हम लोग टॉय बनाने के लिए करते हैं। सौर सेल में सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी जो सोलर लगा होता है, सोलर पर जब हीट पड़ती है या विद्युत कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो नीचे क्या करता है? विद्युत का उत्पादन कर देता है। इन दिस मीन्स की सौर सेल क्या करता है? ऊर्जा, सौर सेल जो है उस सौर ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तब तो पंखा वगैरह या बल्ब वगैरह चलने लगता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। यही तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। 2022 में 20 में पूछा था, इसमें पूछा 24 में फिर पूछ दिया, हो सकता है 26 में फिर पूछ ले, ठीक है। तो सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। रुकिए और क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है इसमें तो। हाँ बिल्कुल है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सो कि बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा, एक मिनट वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं, हाँ। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, हाँ देखिए फिर जो नाम वाला है ना महाराष्ट्र में, एक पिछले वाला उत्तर प्रदेश में था और ये तारापुर का है महाराष्ट्र में। कलपक्कम करके भी आएगा, ठीक है, उसको भी अभी आ ही जाएगा कुछ देर में वो भी। अगला टॉपिक है पर्यावरण के विषय में, मतलब ये तो अब लगता है हमको यहाँ पर चैप्टर को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता? तो CNG का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए नहीं करते क्योंकि इसे वाहन में इसका उपयोग होता है। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक ऊष्मन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ईंधन है तो ईंधन क्या है? CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन, यानी इनमें से सभी ईंधन है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो उसमें ब्यूटेन, जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो वो ब्यूटेन होता है ना C4, वो ज्यादा उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और इसमें और कोई टॉपिक, हाँ और कोई थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ ये देखिए यहाँ पर कलपक्कम हमको दिख रहा है। निम्न में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है क्योंकि इसका बार उपयोग होता है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं या अथवा निम्न में कौन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं? तो कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला भी सीमित मात्रा में पृथ्वी में, तो सीमित मात्रा में यानी कि तो कभी ना कभी इसका उपयोगिता खत्म हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जल, जिसका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं, जिसका उपयोग बार बार ये हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि अनवीकरणीय जल ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें अनवीकरणीय में जल कैसे हो सकता है? अनवीकरणीय में होगा कोयला, ठीक है, क्योंकि और मतलब नहीं, और नवीकरणीय मतलब बार बार, यानी जिसका उपयोग बार बार नहीं होगा वही अनवीकरणीय है। तो उपयोग बार बार कोयला का नहीं हो सकता, पवन का तो हो ही सकता है, जल का तो हो ही सकता है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। तो कोयला को आप समझ सकते हैं। कलपक्कम, यही इसी की बात हम कर रहे थे जो कि तमिलनाडु में है। एक आप उत्तर प्रदेश में देखें, एक महाराष्ट्र में देखें, और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। ये सवाल 25 में था इसलिए हमको याद भी रहा है कि कलपक्कम पूछता है। निम्न में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होता है? तो चाहे तो ज्वारीय के रूप में हो, ज्वार ऊर्जा के रूप में हो, तरंग ऊर्जा के रूप में, या भूसागरीय या सागरीय तापीय ऊर्जा हो, यानी इनमें से सभी के रूप में महासागर में आपको ऊर्जा देखने को मिलेगा। इस प्रकार अगर आप हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पर्यावरण आएगा, यानी इस प्रकार हमने जो है, एक मिनट, इस प्रकार हमने जो है फिजिक्स के 3 चैप्टर प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत, तीनों को ऑब्जेक्टिव वाइज सीरीज को देख लिया। और ये डे 2 था। अगला जब डे 3 आने का, या जो डे 3 या थर्ड वीडियो आएगा, तो हम उसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, ये रासायनिक समीकरण को देखेंगे, आम्ल बस को देखेंगे, धातु धातु। और ये आपको नहीं पता कि किस चैप्टर का मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी वीडियो, जो पिछले सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके वहाँ विजिट करें और देखें और हमें सपोर्ट करें। इतना देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने शाहनवाज बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें शाहनवाज बीपीएससी चैनल को, ताकि जब मैंने साइंस का सीरीज पूरा कर लेंगे तो अगला वीडियो जो आएगा साइंस सीरीज पूरा करने के बाद, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पूरा करने के बाद, जो सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है। इसलिए जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप वीडियो देख सकें, ठीक है। थैंक यू।